बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर 1 का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। कि मास स्पेक्ट्रोमीट्री से हमने जो है वो आइसोटोप्स है उनकी अबंडेंस फाइंड करनी है कि एक एलिमेंट के अंदर जो आइसोटोप्स है उनकी अबंडेंस कितनी है, कितनी वो कसरत से पाए जाते हैं। तो जो हमारा टॉपिक जो है वो मास स्पेक्ट्रोमीट्री और दिस इज वेरी सिंपल है। देखिए, जो टॉपिक का नेम है वो है कि आपने जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स बाय मास स्पेक्ट्रोमीट्री। मास स्पेक्ट्रोमीट्री मास स्पेक्ट्रोमीट्री के जरिए हमने जो है वो एक एलिमेंट में मौजूद आइसोटोप्स की परसेंटेज अबंडेंस फाइंड करनी। जैसे मैं आपसे सिंपल एग्जांपल शेयर करता हूँ। आपसे मेरी ये बात हुई थी कि जैसे ये हमारा कार्बन एलिमेंट और कार्बन के अंदर जो है वो 3 आइसोटोप्स मौजूद हैं। कार्बन C612, कार्बन C613, कार्बन C614। कार्बन जो C612 जो है इसकी अगर हम परसेंटेज अबंडेंस देखें तो वो है 98.89, यानी इसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है 98 जो है वो 89%। कार्बन 13 की जो परसेंटेज अबंडेंस है वो हमारे पास 1.10 और कार्बन 14 जो है ये ट्रेसेस में है, बहुत कम। तो ये कैसे हमें पता चला कि यार ये कार्बन का अगर मैं 1 ग्राम या 2 ग्राम लेता हूँ तो उसके अंदर जो है वो कार्बन 12 कितने हैं, कार्बन 13 कितने हैं, कार्बन 14 कितने हैं। तो ये एक मेरा सिंपल सा मेथड है, सिंपल सी टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। मास स्पेक्ट्रोमीट्री जो है इसके लिए हम ये फाइंड आउट करेंगे कि गिवन जो आपको मास दिया गया है, एलिमेंट दिया गया है, उसमें आइसोटोप कितने मौजूद हैं। उसमें 2 आइसोटोप हैं, 3 हैं, या वो एक रखता है, और उस एलिमेंट में मौजूद आइसोटोप्स की परसेंटेज अबंडेंस क्या है। उसके लिए आपने क्या करना है, आप बस मास स्पेक्ट्रोमीटर, मैं आप सिंपल सा मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो बुक से हट के डिजाइन करना चाहता हूँ। इसको थोड़ा सा वेट करना आपने। ये जो चैम्बर है आपका, इसको बोलते हैं वेपराइजर। तो ये वेपराइजर है। वेपराइजर के बाद जो दूसरा चैम्बर आपका वो है आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर के बाद जो है वो आपके पास जो है वो यहाँ एक ओपनिंग होती है, बड़ी स्मॉल सी ओपनिंग है, यानी आपके पास परफोरेटर जो है वो ऐसे ओपनिंग बनी हुई है, और यहाँ जो है वो एक एरिया जो है वो डिज़ाइन किया गया है, और यहाँ जो है वो इस एरिया के अंदर जो है वो क्लोज एक ये इंस्ट्रूमेंट है हमारा, और इस एरिया के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है, और उस मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो एच उसकी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ जो है वो एक आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं आयन कलेक्टर, कि ये आयन कलेक्टर है जो आयन को कलेक्ट करता है। 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं। एक हमारे पास जो है वो ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर, और दूसरा आपका जो है वो डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। ऑस्टन ले लें या डेम्स्टर ले लें। डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर में हमने जो सब्सटेंस लिया था जिसके आइसोटोप्स फाइंड करने और उनकी परसेंटेज फाइंड करनी है, उसको हम सॉलिड फॉर्म में ले सकते हैं। अब मैंने सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने कार्बन ही ले लिया। जब कार्बन का गिवन मास मैं लूंगा तो उसको मैं पहले, चूंकि कार्बन सॉलिड फॉर्म है, तो मैं इसको वेपराइजर में रखूंगा, और वेपराइजर में रख के इसको स्ट्रांगली हीट करूंगा, तो ये जो आपका सॉलिड होगा ये वेपराइज हो जाएगा, ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ जो इसका जो प्रेशर होगा इस गैस का, जो अंदर वेपर बने, वो प्रेशर मैंने बहुत लो रखा हुआ है, और वो जो प्रेशर हमारे पास इसके अंदर आता है दिस इज वेरी लो है, और वो है 10⁻⁻⁶ से लेके
10⁻⁷ जो है वो टॉर। दिस इज वेरी लो प्रेशर। अब ये जो वेपर्स हैं, अगर ये कार्बन है तो सॉलिड फॉर्म में था तो उसको मैंने हीट करके वेपराइज कर दिया। अगर कोई एलिमेंट जो है पहले गैशियस फॉर्म में, जैसे हाइड्रोजन है, तो वो पहले गैशियस फॉर्म में, तो मैं उसको जो है वो डेफिनेटली वेपराइजर मुझे ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सिंपल, अगर मैं हाइड्रोजन गैस ले देता हूँ, ये वेपर्स अगले वेसल में गए। अब मैं आपसे समझाने के लिए मैं सपोज करता हूँ कि ये हाइड्रोजन है इसके अंदर। अब मुझे पता है हाइड्रोजन का पहले कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स मौजूद हैं, एक H11, एक H12 और एक इसका H13, ये मौजूद है। H11 का मतलब क्या है कि इस एटम के अंदर जो है वो 1 प्रोटॉन है और इसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है। H12 का क्या मतलब कि इसके अंदर 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। H13 का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन 1 रिवॉल्व कर रहा है। यानी प्रोटॉन 1 प्रोटॉन, इसके अंदर जो है वो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, इसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, वो तो सेम। जब ये गैस इधर आती है तो मैं इसको आयोनाइज करता हूँ। कैसे आयोनाइज करना है कि मैंने जो है वो इस चैम्बर के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है उसकी बम्बार्डमेंट करनी है। आप इसको बड़े आराम से समझें। जैसे इसके ऊपर मैं इलेक्ट्रॉनिक बीम की बम्बार्डमेंट करता हूं, तो अगर इसमें डेफिनेट तीनों आइसोटोप मौजूद हैं, समझाने के लिए आपको कह रहा हूं मैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पीछे से आता है, उसने इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, इसको +1 चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पीछे से इलेक्ट्रॉनिक बीम से है, उसने इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, इसको +1 चार्ज आ गया। ये इलेक्ट्रॉन पीछे से आया, उसने इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, ये +1 चार्ज आ गया। इसका मतलब है कि तीनों जो आइसोटोप्स हैं, तीनों चारों, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो गए। इन्हीं तीनों के ऊपर जो है वो +1 चार्ज, +1 चार्ज और +1 चार्ज तीनों के ऊपर आ गया। जब तीनों के ऊपर +1 चार्ज आ गया है तो अब क्या होगा, मैं इसको अगले स्टेप में लेकर जाता हूं। देखिए, जब उसके +1 चार्ज आ गया तो आपके पास जो है वो जो ये वाले जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे, ये इनको मैं जो है वो आगे लेके जाता हूं। और ये जो परफोरेटेड प्लेट मैंने रखी हुई है, इसको मैंने जो है वो नेगेटिव चार्ज इसको दिया हुआ, इसको नेगेटिव ग्रिड का नाम भी देते हैं, नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव ग्रिड। इसको जो स्ट्रेंथ मैंने दी है इसको इलेक्ट्रिक चार्ज की, उस स्ट्रेंथ को बोलेंगे ई। ई जो है वो जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दी है, इसको नेगेटिव ग्रिड का नाम भी देंगे। ये क्या करता है, ये पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेट करता है। ऐसे इसमें पॉजिटिव आयन को खींचा अपनी तरफ। जैसे ये पॉजिटिव आयन को नेगेटिव ग्रिड जो एक्सेलरेट करेगा तो ये जो है वो आयन ऐसे डिफरेंट जगहों पर जाएंगे, लेकिन इसके अंदर चूंकि स्मॉल ओपनिंग है, यहाँ एक बीम ऑफ आयन्स आपको मिलेगी ऐसे, क्योंकि आगे ओपनिंग में से गुजरे तो इनकी बीम बन जाएगी। अब ये जो बीम ऑफ आयंस बनेगी और हर एक आयन जो उसकी अपनी m/e वैल्यू होगी, m/e वैल्यू हर एक की डिफरेंट डिफरेंट होगी। कैसे डिफरेंट होगी, देखो जो H11 है इसका मैस तो 1 है और चार्ज इसका 1। जो आपका H12 था, इसको देखें तो H12 जो उसका मैस 2 है और चार्ज उसका 1। जो आपका H13 है, चार्ज तो उसके भी +1 आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबके अंदर 1 था, वो जो नॉकआउट हुआ, लेकिन मैस तो तीनों का डिफरेंट है और 3 और 1। इसका मतलब कि इनकी m/e वैल्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आई है। और अगर एक एलिमेंट में 3 आइसोटोप होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, तो उनकी m/e वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। जब उनकी बम्बार्डमेंट होगी आयोनाइजेशन चैम्बर में, तो उस इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट के रिजल्ट में जो उनके आयन बनेंगे, तो आयन जो बनेंगे उनका चार्ज सेम होगा, लेकिन उस आइसोटोप का मैस जो डिफरेंट होगा, क्योंकि आइसोटोप बोलती है उसको जिसका मैस डिफरेंट हो, तो उनकी m/e वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब ये जो डिफरेंट m/e वैल्यूज वाले आयन्स होंगे वो इस जब मैग्नेटिक फील्ड में पास होंगे
तो मैग्नेटिक फील्ड की ये प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी ये प्रॉपर्टी कि जब उसके अंदर चार्ज पार्टिकल को मैंने मूव करवाना है तो चार्ज पार्टिकल के बाहर भी जब वो मूव करेगा तो उसके बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। जैसे आपने फिजिक्स में जो है वो आपने जो है वो राइट हैंड रूल पढ़ा हो, जैसे ये एक वायर है तो इस वायर में से करंट पास हो रही हो तो ये मेरा जो थंब इसकी डायरेक्शन में जो है वो अगर इस यहाँ से ऐसे करंट पास हो रही है इस डायरेक्शन में तो इस वायर के बाहर एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो मेरी फिंगर्स को शो कर रहे हैं। अब इसका मतलब आ गया कि इस आयन जब ये मूव करें तो इन आयन के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब एक मैग्नेटिक फील्ड ये पक्का बना हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड आयन के बाहर पैदा होगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन होगी, वो इंटरेक्ट करेंगे आपस में। जैसे आप ये कह लें कि ये हमारे पास है वो अगर एक मैग्नेट है इसका ये नॉर्थ पोल है तो दूसरा मैग्नेट इसका मैं नॉर्थ पोल लेके आऊंगा तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे। और अगर ये एक मैग्नेट है उसका जो है वो नॉर्थ पोल है और दूसरे का जो है वो साउथ पोल आता है तो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह इन आयन की भी इंटरेक्शन होगी। अब वो वाला आइसोटोप इसके अंदर जिसकी m/e वैल्यू जो है वो आपकी कम होगी, वो इस फॉर्म में से मूव करेगा और मूव करके यहां ऐसे हिट करेगा। जो दूसरे वाला जो है वो एक आयन आएगा वो ऐसे आके हिट करेगा, तीसरा आएगा वो ऐसे आके हिट करेगा। वो वाला आयन जिसकी m/e वैल्यू ज्यादा है वो जल्दी जो है वो नीचे गिरेगा और वो इधर आकर टकराएगा, यानी उसका जो रेडियस ये वाला बनेगा वो उसका रेडियस जो है वो छोटा बनेगा, इसका रेडियस ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा। यानी जिस आयन की m/e वैल्यू ज्यादा होगी वो जल्दी गिर जाएगा, जिसकी m/e वैल्यू कम होगी वो थोड़ा सा दूर गिरेगा, जिसकी m/e वैल्यू और कम होगी वो और दूर गिरेगा। जैसे आपको मैं समझाता हूं कि आप ये समझें कि ये जो मेरा पेपर है ये पेपर जो है वो इसके ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो एक फील्ड बना हुआ है और ये फील्ड जो है वो कौन सा बना हुआ है जी, ये इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज का फील्ड बना हुआ है, नेगेटिव चार्ज। आप इसके ऊपर एक गोली फायर करते हैं जिसके ऊपर जो है वो जिसका मैस 1 ग्राम है, एक का 2 ग्राम है, एक का 3 ग्राम है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज जो है वो सेम है, उसके ऊपर चार्ज क्या है सेम है। तो जैसे जो है उसके ऊपर आपने फायर करनी है गोली जिसका एक का मैस 1 ग्राम है, एक का 2 है, एक का 3 ग्राम है। अब वो बुलेट जिसका मैस ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होना है और उसने दूर जाके गिरना है, जिसका मैस कम होना है उसका मोमेंटम कम होना और उसने पीछे गिर जाना, जिसका मैस और कम होगा उसने और पीछे गिर जाना। अब ये चूंकि इनकी m/e वैल्यू डिफरेंट है सो डिफरेंट पोजीशन पे फॉल करते जाएंगे। जितने होंगे जो अगर जो है वो यहाँ अगर जो है सपोज जो है वो m/e जो है जिसकी वैल्यू जो है वो आपकी जो है वो अगर उसकी m/e वैल्यू जो है अगर 1/1 है, ठीक है, तो वो यहाँ गिरता अगर तो सारा ग्रुप ही यहाँ गिरना शुरू होंगे, ग्रुप के फॉर्म में यही गिरेंगे। और जिसकी m/e वैल्यू जो है अगर वो ज्यादा है तो वो यहाँ गिर रहे हैं, जैसे 2 और 1 है तो वो यहाँ गिरेंगे, और जिसकी m/e वैल्यू जो है वो ज्यादा है और वो यहाँ गिर रहे हैं तो वो यहाँ गिरेंगे। अगेन जिस आइसोटोप की m/e वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, वो आपको यहाँ गिरेगा, जिसकी m/e वैल्यू कम है वो पीछे गिरेगा, जिसकी m/e वैल्यू और कम है वो और पीछे गिरेगा, क्योंकि जिसकी m/e वैल्यू ज्यादा है उसका मैस ज्यादा है, उसका मोमेंटम ज्यादा उसमें आया और वो दूर गिरा, और ऐसे ये डिफरेंट पोजीशन में गिरेंगे। यहाँ आयन कलेक्टर लगा हुआ है, आयन कलेक्टर इनको कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद हमें बताएगा कि इनकी अबंडेंस कितनी है, कितने यहाँ आके इधर कितने गिरे हैं, इधर कितने गिरे हैं, इधर कितने गिरे हैं। तो इस तरह मुझे इनकी परसेंटेज अबंडेंस है उनका पता चल जाएगा। जब इनकी परसेंटेज अबंडेंस का अब आप इसको देखें कि मैंने आपसे बात करा कि जिन आइसोटोप्स की m/e वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसे हाइड्रोजन के फॉर्म में जो है वो m/e वैल्यू 3/1 तो यहाँ हिट कर रहे हैं, फिर m/e वाले 2 और 1 और यहाँ हिट कर रहे हैं, फिर यहाँ हिट कर रहे हैं, ऐसे डिफरेंट बीच में हिट करेंगे। और यहाँ जैसे वो हिट करते हैं तो यहाँ आके जो है वो अगर यहाँ आयन ज़्यादा हिट करते हैं तो जो आयन कलेक्टर इधर लगा हुआ है वो इनकी
अबंडेंस को नोट करता है और एक बड़ी पीक यहाँ बनती है। ये बड़ी पीक का बनने का मतलब होता है कि यहाँ आयन ज़्यादा आके हिट कर रहे हैं। यहाँ आके अगर आयन ज़्यादा कम हिट कर रहे हैं तो छोटी पीक बनेगी, यहाँ उस लिहाज से फिर पीक बनेगी। तो इन पीक से हम इनकी परसेंटेज अबंडेंस को कैलकुलेट कर लेंगे कि इनकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी कितनी है। जब ये परसेंटेज अबंडेंस कैलकुलेट हो जाएगी ना, तो इसके बाद हमें वो एक और जो है वो सिंपल सी हमसे वो डिस्कशन कर रहा है, वो ये कर रहा है कि यहाँ हमारे पास जो है वो एक फॉर्म दे रहा है कि एम ओवर ई जो है वो दैट्स इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर ओवर 2e किसकी इक्वल होता है। अब इसका ये मीनिंग है कि अगर मैं ये आर जो है वो इसका रेडियस है, ये एच जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी स्ट्रेंथ है जो यहाँ मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वो कौन सा, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मैंने दिया हुआ। अब ये जो है वो एक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो नेगेटिव ग्रेड को दी हुई है, और ये इसका रेडियस आर। मसला हमें ये कहते हैं कि अगर एक आइसोटोप है जिसकी एम ओवर ई वैल्यू 1/1 है, तो ये 1/1, तो ये किसके बराबर है, इसका आंसर जो आएगा वो इसका आंसर इसके बराबर रहना चाहिए क्योंकि इसकी इक्वल है। अब वो हमें यहाँ ये कहता है कि अगर यहाँ मैं जो है वो ई की वैल्यू बढ़ाता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये फैक्टर बढ़ेगा तो ऊपर वाला फैक्टर बढ़ेगा ताकि इसका आंसर चेंज ना हो। अब अगर ई की वैल्यू में बढ़ाता हूँ, एच को मैं कांस्टेंट रखते हुए, तो फिर आर की वैल्यू बढ़ जाएगी ताकि इसका आंसर इसका आंसर के बराबर है। और अगर इस तरह मैं जो है वो यहाँ मैं रहने देता हूँ और अगर मैं एच की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो आर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी ताकि ये फैक्टर इस फैक्टर के जो है वो डिवाइड करें तो आंसर हमारे इसके बराबर आ जाए। अब इस तरह मैं इनकी रेडियस बेसिकली चेंज कर सकता हूँ। फिर हमें ये कहते हैं अगर मैंने नियॉन लेकर जिसके नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, नियॉन जो है वो 1020, नियॉन 1021, नियॉन 1022, उनके मैसेज को लॉन्ग एक्स से रखता हूँ और उनकी परसेंटेज अबंडेंस को लॉन्ग वाई एक्स से रखता हूँ, तो मेरे पास जो है वो इन ये जो पीक्स हैं ग्राफ हैं ये बता रहे हैं कि भी नियॉन 20 की परसेंटेज ज़्यादा है जो कि 90.92 है, जो नियॉन 21 है इसकी परसेंटेज 0.257 है, और नियॉन जो 22 है 21 है ये 22 8.82% है। इनकी परसेंटेज अबंडेंस का ग्राफ मेरे पास आ जाएगा। अब ये इस मेथड से हम लोगों ने बेसिकली जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर था इसमें हम लोगों ने आयन जो है वो बना के एक एलिमेंट जो है या किसी भी सॉलिड जो है जिसके आइसोटोप फाइंड करने हैं, मैंने उन आइसोटोप्स जो है वो उनके अंदर एलिमेंट में नेचुरली मौजूद है, मैंने क्रिएट नहीं की है। हमने सिर्फ उस सब्सटेंस के में जो एलिमेंट जो है उसमें जो आइसोटोप्स हैं उनके आइसोटोप्स को पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट किया, और जैसे उनको पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट करेंगे तो वो आयन जो है वो अगर वो सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसको वेपराइजर में वेपराइज कर देंगे, फिर उसको आयनाइज कर देंगे, और उन आयंस को मैं नेगेटिव ग्रेड में पास करके जो पॉजिटिव आयन है नेगेटिव ग्रेड में पास करके उनको एक्सलरेट करके, तो ईच जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो उसमें डिफरेंट एम ओवर ई वैल्यू उनकी बन जाती हैं। तो जब उनकी डिफरेंट एम ओवर ई वैल्यू बन जाएंगी तो वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हिट करेंगे, और ये उनकी जो डिफरेंट स्पॉट्स यहाँ इल्यूमिनेट होंगे, चमकेंगे यहाँ, तो ये पता चलेगा कि आइसोटोप्स हैं वो उसमें कितनी तरह के मौजूद हैं। अगर 3 टाइप्स आइसोटोप्स मौजूद हैं तो 3 जगह पे वो स्ट्राइक करेंगे, अगर जो है वो 4 तरह के हैं तो 4 जगह पे स्ट्राइक करेंगे। फिर हम ये कहते हैं कि इस तरह और डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके जरिए आप आयन को सेपरेट कर सकते हैं और उनकी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, परसेंटेज अबंडेंस। लेकिन वो एक पूरा पूरा मेथड है, वो मेथड कौन से हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरा पूरा मेथड है। जैसे गैसियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, फिर डिस्टिलेशन है, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है और लेजर सेपरेशन है। तो इस तरीके से हम जो है वो इनको अलहदा कर लेंगे इन मेथड से, लेकिन ये मेथड को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता क्योंकि ये एक पूरा सब्जेक्ट है, पूरा जो है एक टॉपिक है जिनको डिटेल आउट करना जो है वो डेफिनेटली मुश्किल, इनके नेम उसमें दिए हुए हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।